हेलो स्टूडेंट्स, अभ्युदय प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज कुछ नया टॉपिक लेके अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके साथ ही आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पुराने टॉपिक हो चुके हैं उनको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आपने वहाँ पे कोई डिस्कनेक्ट कर दिया, उनको छोड़ दिया, तो फिर आगे की चीज़ें आपको इजीली समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बहुत ध्यान से आप जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनको कंप्लीट करते चलें, और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करते चलें। तो पुराना रिवीजन आप करते रहेंगे तो उसके साथ साथ जो भी नया आएगा वो आपको सब इजीली समझ में आता जाएगा, क्योंकि जो नया टॉपिक आएगा वो पुराने पे बेस्ड ही होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पुराना जो भी हम कर चुके हैं उसको आपको छोड़ना नहीं है, साथ साथ सारा करते चलना है और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलना है। तो आज जैसा अभी मैंने बोला कि कुछ नया टॉपिक करेंगे, तो हम लोग आज रॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रॉक्स का क्या फॉर्मेशन कैसे है, रॉक्स कितने टाइप की होती हैं, कैसे बनती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूँगा। जैसे आप लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है अर्थ का, इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्रस्ट, मेंटल, कोर वगैरह ये सब पढ़ा। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा स्थलमंडल का जो पार्ट कवर करता है वो क्रस्ट होता है, यानी लिथोस्फीयर। एक वर्ड है इसमें लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। तो लिथोस से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि लिथोस ही आगे चल के थोड़ा सा बड़ा होके, या लिथोस को भी हम डिटेल में करते हैं तो वो हमारा कहीं ना कहीं रॉक्स के साथ उसका रिलेशन जुड़ जाता है। तो पहले हमें ये देखना है कि जैसे हम जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो उसमें क्रस्ट के बारे में हम लोग आज ज़्यादा बात करेंगे। क्रस्ट का मतलब भूपर्पटी या भूपपड़ी से होता है, या उसका जो अपर पार्ट है उससे होता है, या हम कह सकते हैं कि जिस पार्ट पे हम लोग चलते हैं, जिस पार्ट पे हम लोग रहते हैं, जिस पे एक संसार बसा हुआ है, वो आप लिथोस्फीयर के रूप में उसको देखते हैं, स्थलमंडल के रूप में उसको देखते हैं। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान देने वाली है, लिथोस के बारे में मैंने बात की आपसे। लिथोस्फीयर यानी हम बोलते हैं स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, रॉक्स। लिथोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का वो हिस्सा जो जिस पर लगभग सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस पर एक मानव संसार का बसाव है, वो हम स्थलमंडल के रूप में उसको जानते हैं। धरातल, जिसको धरातल बोलते हैं, क्रस्ट भी बोल देते हैं उसी को, और स्थलमंडल भी बोल देते हैं, लिथोस्फीयर भी बोल देते हैं। तो लिथोस, देखिए लिथोस, ये लिथोस्फीयर जो है वो लिथोस से बना है, और लिथोस का ही शाब्दिक अर्थ जो होता है वो चट्टान होता है। ठीक है, तो हम लोग अपनी बात पे वहीं पे आ गए। हमें क्या पढ़ना था? हमें रॉक्स पढ़नी थी। ठीक, तो रॉक्स को पढ़ने के लिए हमें देखना होगा कि रॉक्स हमें मिल कहाँ रही हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम आउटर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आउटर स्ट्रक्चर की जब भी बात करते हैं तो हम फिर से कहाँ आ जाते हैं? स्थलमंडल पे ही आ जाते हैं, लिथोस्फीयर पे ही आ जाते हैं। और लिथोस्फीयर जो कि लिथोस से बना है, और लिथोस का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टान। ठीक है, तो लिथोस्फीयर की जगह हम रॉक स्फीयर पढ़ रहे होते हैं। ठीक, तो रॉक स्फीयर कौन सा हुआ? पृथ्वी का जो बाह्य सतह है, या जो उसका क्रस्ट का अपर क्रस्ट है, उस अपर क्रस्ट वाले भाग को हम क्या कह सकते हैं? रॉक स्फीयर कह सकते हैं। तो कहाँ से निकला? लिथोस। लिथोस का मतलब चट्टान, और हम आज किसकी बात करने जा रहे हैं? चट्टान की। अब आप एक बात और देखिए, चट्टान को अगर हम लिथोस्फीयर में देख रहे हैं तो हमें वो सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, यानी ठोस अवस्था में मिल रहा है। और अगर हम इसको पृथ्वी के इंटरनल पार्ट की बात करें तो हमें लिक्विडिफाइड स्टेट में मिलता है, सेमी सॉलिड मिलता है, जैसे आप क्रस्ट, मेंटल, कोर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है, आउटर सरफेस की हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो भी हमें चट्टानें मिल रही हैं, और उसके आंतरिक भाग की इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं तो भी चट्टान मिल रही है। बस डिफरेंस क्या है कि आउटर सरफेस पे पृथ्वी की बाह्य सतह पर चट्टान हमें ठोस रूप में मिलती है, सॉलिड फॉर्म में मिलती है,
लेकिन अगर हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर चट्टान हमें सेमी सॉलिड या लिक्विडिफाइड स्टेट में मिलती है। वो भी चट्टान है और ये भी चट्टान है, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मन में बना लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि चट्टान आखिर है क्या। तो चट्टान लिथोस से लिथोस्फीयर बना, और उसी लिथोस्फीयर स्थलमंडल पे हम जीव जंतु सब रहते हैं। उसी को आप धरातल कह देते हैं, उसी को आप पृथ्वी की बाह्य सतह कह देते हैं। तो पृथ्वी की बाह्य सतह का अध्ययन हमें करना है, किस रूप में करना है? चट्टानों के रूप में करना है। चट्टान क्या है, कैसे हैं, बाह्य सतह जो है उन पर उनका क्या रोल है, वो सारी चीज़ें हमें, और वो मानव संसार के साथ कैसे उनका रिलेशन क्या है, वो चीज़ें हमें आज चट्टान वाले टॉपिक में पढ़नी है। ये भी मैंने आपको भी साथ साथ बता दिया कि चट्टान जो है वो बाह्य सतह पर, स्थलमंडल पर यानी लिथोस्फीयर पे आपको किस फॉर्म में मिल रही है? सॉलिड फॉर्म में मिल रही है। और अगर हम उसको इंटरनल पार्ट की बात करेंगे तो वो हमें लिक्विडिफाइड स्टेट में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब एक और बात आती है, चट्टान का नाम जब भी सुनते हैं आप लोग, चट्टान सुन के आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई हार्डेस्ट या हार्ड मटेरियल के बारे में बात की, कोई हार्ड चीज़ आपके एकदम दिमाग में आती है कि चट्टान क्या है, कोई हार्ड फॉर्म है किसी चीज़ का। तो ऐसा नहीं है, चट्टान सॉफ्ट भी हो सकती है, चट्टान हार्ड भी हो सकती है, चट्टान सॉफ्ट होती हैं, चट्टान हार्ड होती हैं, तो किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। वो सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल सकती है, वो हार्ड फॉर्म में भी मिल सकती है। चट्टान का मतलब सिर्फ हार्ड फॉर्म नहीं होता, उसको भी आपको ध्यान देना है। तो चट्टान मतलब पृथ्वी का जो बाह्य सतह है, उसका जो स्थलमंडल है, या आप कह सकते हैं कि क्रस्ट का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको हम लिथोस्फीयर या स्थलमंडल कहते हैं। और उसी स्थलमंडल जो जिन चट्टानों से बना हुआ है, उनके बारे में हमें, जिस पदार्थ से बना है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चट्टान कैसी हुई? चट्टान सॉफ्ट भी होती है, चट्टान हार्ड भी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि चट्टान ठोस या द्रव अवस्था या हार्ड या सॉफ्ट, ये सारी चीज़ें, इनके साथ साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। चट्टान ऐसा भाग जिसमें पानी प्रवेश कर जाए, और एक ऐसा पार्ट जिसमें से पानी प्रवेश ना कर सके। तो ये भी चट्टानों की विशेषता है। चट्टान कोमल या मुलायम भी हो सकती है, चट्टान कठोर भी हो सकती है, चट्टान जिसमें से पानी जिसके अंदर चला जाए ऐसी भी हो सकती है, और पानी जिसके अंदर प्रवेश ना कर पाए यानी प्रवेश और अप्रवेश, उसको परवियस और इम्परवियस भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चट्टान के 4 फॉर्म आप देख सकते हैं। चट्टान को आप यहाँ पे लिख दीजिए रॉक्स, चट्टान, 3-4 फॉर्म आप देख सकते हैं। अगर आप हार्ड की बात करेंगे तो हार्ड में क्या है? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट तो ग्रेनाइट ही बोलेंगे हिंदी में भी इसको, सैंडस्टोन बालू का पत्थर, ठीक है। आप देखिए ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की बात अगर हमने की तो ग्रेनाइट और बालू का पत्थर दोनों कठोर कैसे होते हैं? हार्ड। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए आगे हार्ड। ये कैसी हैं? हार्ड रॉक्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? सॉफ्ट। सॉफ्ट में क्या हो सकता है? सैंड हो सकता है और क्ले हो सकता है, यानी चीका भी बोलते हैं। सैंड, रेत, चीका, जिसको आप सैंड और क्ले, ये कैसी हैं? सॉफ्ट। चट्टान की बात हो रही है। चट्टान को सिर्फ चट्टान तक सीमित नहीं है, चट्टान के कई सारे ये ऐसे स्वरूप हो सकते हैं कि वो हार्ड हो सकती है, वो सॉफ्ट हो सकती है। दूसरी और क्या हो सकती है? जिसमें पानी प्रवेश कर जाए, जिसको चौक या खड़िया बोल देते हैं। चौक ये कैसी है? जिसमें पानी प्रवेश कर जाए, तो इसको परवियस। दूसरा एक और जिसमें पानी एंट्री ना कर पाए, स्लेट, इम्परवियस।
अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ये सब चट्टान ही है, सारी रॉक्स ही हैं, ये जितनी दिखाई हैं बताई हैं अभी आपको, ये किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ग्रेनाइट या सैंडस्टोन बालू का पत्थर ये हार्ड रॉक्स की फॉर्म में मिल जाएगा। रेत या चीका ये आपको सैंड ये सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगा। और ये चॉक जो है इसमें पानी अगर प्रवेश कराते हैं तो आसानी से पानी उसके अंदर चला जाता है। और स्लेट वगैरह ऐसी चट्टानें जिसमें पानी प्रवेश नहीं कर पाता। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चट्टान का स्वभाव कैसा है, वो कोमल है, मुलायम है, सॉफ्ट है, या वो हार्ड है, या वो पानी इसमें एंट्री कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या वो स्लेट है उसमें पानी की एंट्री नहीं है। तो इन बातों को सब ध्यान में रखते हुए तब हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना है। अच्छा, साथ में हम थोड़ा मिनरल्स की बात भी कर लेते हैं। तो जो मिनरल्स हैं उनसे मिलके, उनके संगठित होके ही चट्टान बनती है, या चट्टानों में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। आप ऐसे भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि चट्टान क्या है, चट्टान का स्वरूप कैसा है। चट्टान पृथ्वी की, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी की बाह्य सतह हो या आंतरिक सतह हो। बाह्य सतह में वो आपको ठोस रूप में मिलती है, और आंतरिक सतह में वो आपको लिक्विडिफाइड स्टेट में या सेमी सॉलिड स्टेट में मिलती है। पहली कंडीशन तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि वो जो चट्टान पृथ्वी के अंतरतम में है, आंतरिक सतह में है, आंतरिक संरचना में है, वो चट्टान कभी ना कभी बाहर किसी न किसी रूप में आती है और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो पृथ्वी की बाह्य सतह की अगर हम बात करते हैं, स्थलमंडल की बात अगर हम कर रहे हैं, या क्रस्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलती है। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। दूसरी बात ये भी दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि चट्टान का मतलब सिर्फ एक कोई हार्डेस्ट बॉडी है, कोई कठोरतम संरचना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चट्टान कैसी है, वो सॉफ्ट मुलायम मिट्टी अगर आप देखेंगे कहीं से उठा के तो वो भी चट्टान का ही हिस्सा होती है। और अगर कोई पत्थर आप बड़ा सा ले लें तो वो भी क्या है, चट्टान का ही हिस्सा होता है। दूसरी एक और विशेषता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें पानी प्रवेश कर रहा है और पानी नहीं प्रवेश कर रहा है, वो भी चट्टानों की अपनी अपनी अलग अलग चट्टानों की विशेषताएँ होती हैं। तो जिसमें पानी प्रवेश कर जाए उसको या प्रवेश चट्टानें बोलते हैं, और जिसमें पानी प्रवेश ना कर पाए उसको अप्रवेश या इम्प्रवेश चट्टान बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अभी मैंने आपको बताया कि चट्टान की रचना खनिजों से हुई है। तो कुल मिलाकर जो अब खनिज भी कैसे बनेंगे, तो पृथ्वी की जो चाहे टोटल पृथ्वी की हम बात करें या हम पृथ्वी के क्रस्ट की बात करें, तो फिलहाल हम यहाँ पे पृथ्वी के क्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्रस्ट में हमें ध्यान देना है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो भी बहुत सारे तत्वों से मिलके बना है। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें 98% जो भाग है वो तत्वों से मिलके बना है, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, लगभग 8। ये जो 8 तत्व मैंने अभी आपको बोले, कौन से बोले, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो भाग जो तत्व पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो आपको उसका बताना है कि वो ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसका जो परसेंटेज है वो लगभग 46.60। ऑक्सीजन की बात हम कर लें, एलिमेंट्स अगर हम उसकी बात करेंगे तो ऑक्सीजन आप देखिए सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है 46.60%। ये क्वेश्चन कई बार आया है और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल मिलाकर 8 तत्वों से पृथ्वी का क्रस्ट बना है। उन 8 तत्वों में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो 8 हैं, वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा या आयरन कह सकते हो आप, और कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये 8 तत्व ऐसे हैं जिनसे मिलकर पृथ्वी का क्रस्ट बना है। अब क्रस्ट का वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद, क्रस्ट को डीपली स्टडी करने के बाद ये देखा गया कि लगभग 2000 प्रकार के खनिज इसमें पाए गए। 2000 प्रकार के खनिज। तो अब 2000 प्रकार के खनिज तो हम इतना नहीं याद कर पाएंगे, हमें ये ध्यान देना है कि रोल किसका ज़्यादा है, कौन कौन से जो मिनरल्स हैं उनका रोल रॉक्स के फॉर्मेशन में या अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो 2000 प्रकार के जो खनिज पाए गए हैं, ये याद करने के लिए ऐसी
बताया गया है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि कौन कौन से जो खनिज जो इम्पोर्टेंट खनिज हैं वो लगभग 6 पाए जाते हैं, जिनमें से आपका एक फेल्सफर और क्वार्ट्ज, ये आपको ध्यान रखना है। क्वार्ट्ज को स्फटिक भी बोलते हैं, फेल्सफर और क्वार्ट्ज, ठीक है, ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह पर जो मुख्य खनिज पाए जाते हैं, अभी मैंने तत्व बताए, अब मैं आपको खनिज बता रहा हूँ, मिनरल्स बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, नोट करते रहिए साथ साथ। पूरा जो क्रस्ट है उसका लगभग 98% भाग जो है वो 8 तत्वों से बना है, जिनको आपको अभी बताया गया कि उसमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, ठीक है। उसके बाद अब मिनरल्स की बात करते हैं। तो इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? इनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इन सारी चीज़ों का संगठित रूप ही चट्टान होता है। चट्टान में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और ये निर्धारित भी करती हैं चट्टान का स्वरूप कैसा होगा, ठीक है। धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है तो कैसी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, ये सब इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो 6 जो खनिज मैंने आपको बताया, इनमें से आप चाहे नोट कर लीजिए। फेल्सफर लिख लीजिए, फेल्सफर, फेल्सफर, उसके अलावा और क्या बताया, क्वार्ट्ज, ठीक है। अगला लिख लीजिए पायरोक्सिन, फेल्सफर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स और माइका और ओलिविया, ठीक है। 2 नाम मैंने आपको यहाँ पे लिखे। इन 2 नामों में आपको ये सिर्फ 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन सब 2 का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। ये लगभग आधे भाग में पाया जाता है और ये ग्रेनाइट का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि फेल्सफर ये सबसे ज़्यादा पृथ्वी के लगभग भूपर्पटी के आधे भाग में ये पाया जाता है। फेल्सफर और क्वार्ट्ज ये मेन है, ये सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने हैं। बाकी के 6 कौन कौन से हैं? फेल्सफर, क्वार्ट्ज जिसको स्फटिक भी बोल देते हैं, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स, माइका और ओलिविन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लिख लिया होगा मुझे लगता है आपने। अब अगली बात हम करते हैं कि पृथ्वी का पर शैलों का जो जमाव है या जो रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमारे पास ये पृथ्वी की सतह की बात हम करें, उनका उसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास अगर इसका क्रस्ट है तो क्रस्ट में हम ये देख ले रहे हैं कि ये इसका आउटर सरफेस बाहरी सतह है और ये इसका अंदर की आंतरिक सतह है। तो इनका इस पे भी जमाव हो सकता है और इस आंतरिक सतह में भी जमाव हो सकता है। ये एक कन्फ्यूजन रहता है कि जो चट्टान बनेगी वो सिर्फ बाह्य सतह पे बनेगी, लेकिन चट्टान आउटर सरफेस पे सिर्फ नहीं बनती, वो इनर पार्ट में भी उसका फॉर्मेशन होता है। तो आउटर सरफेस पे भी बन सकती है और इनर पार्ट में ही बन सकती है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भूपृष्ठ पे बनने वाली चट्टान और भूपृष्ठ के नीचे बनने वाली चट्टान, यानी एक जो पृथ्वी की सतह के ऊपर बन रही है उसको हमने क्या कह दिया, भूपृष्ठ के ऊपर बनने वाली चट्टान, और जो पृथ्वी की सतह के अंदर बन रही है उसको हमने कह दिया भूपृष्ठ के नीचे बनने वाली चट्टान। एक यहाँ बन रही है और एक यहाँ बन रही है। तो इनका जो फॉर्मेशन है वो क्रस्ट पर और क्रस्ट के नीचे, पृथ्वी की सतह पर, क्रस्ट न करके आप पृथ्वी की ऊपरी सतह कह दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पृथ्वी की जो बाह्य सतह है, बाह्य सतह पर बनने वाली चट्टान और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बनने वाली चट्टान। एक और जहाँ जिस विज्ञान के अंतर्गत हम ये चट्टानों की स्टडी करते हैं उसको शैल विज्ञान या उसको हम पेट्रोलॉजी बोल देते हैं। शैल विज्ञान या पेट्रोलॉजी, शैल विज्ञान, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी ये चट्टानों का अध्ययन कर देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, पेट्रोलॉजी या शैल विज्ञान, ठीक है। अब बात आती है रॉक्स के फॉर्मेशन की, चट्टानें कैसे बनती हैं।
तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। चट्टान से मतलब क्या है, चट्टान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चट्टान की उत्पत्ति लिथोस से हुई। चट्टान की उत्पत्ति लिथोस से हुई, और लिथोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चट्टान होता है। ठीक है, लिथोस, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर सब जानते हैं, लिथोस्फीयर सब पढ़ते हैं। फर्स्ट डे ही मैंने आपको लिथोस्फीयर के बारे में समझाया था, और उस दिन से लेके आज तक डेली हर दिन लिथोस्फीयर हमें एक नए रूप में मिलता है। तो आज हमें वो चट्टान के रूप में मिल रहा है, तो हमें उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिथोस का मतलब क्या हुआ? चट्टान। और चट्टान का मतलब, चट्टान क्या है? पृथ्वी के जो बाह्य सतह है, पृथ्वी की बाह्य सतह पर जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है, जो मटेरियल हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम चट्टान के रूप में देखते हैं। और चट्टान क्या है? पृथ्वी पर मिलने वाला मुलायम, या आप कह सकते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड फॉर्म का मटेरियल, तो उसको हमने रॉक्स बोल दिया। उसके अलावा जिसमें एलिमेंट्स भी मिलते हैं, हमें विभिन्न तत्व भी मिलते हैं और विभिन्न खनिज भी मिलते हैं। ठीक, वही पार्ट, वही मटेरियल हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना में भी मिल रहा है। तो जो रॉक्स हैं, उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो निर्माण है, वो पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की आंतरिक संरचना दोनों स्थानों पर हो सकता है, और दोनों स्थानों पर होता है। अब उन्हीं स्थानों पर बनने के कारण या उन्हीं स्थानों पर बनने के प्रभाव के अनुसार हम उन चट्टानों का नामकरण कर देते हैं। तो चट्टानों का जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात हम करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें हम एक लेते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन, यानी उनकी जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन यानी उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उस आधार पर हम चट्टानों का वर्गीकरण कर देते हैं। दूसरा, हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनका वर्गीकरण कर देते हैं। तीसरा, हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कर देते हैं। तो यहाँ आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिसमें आपने ये लिखा है, और इसको आप 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, याद करने में आसानी रहती है। इस तरह से आपने किया, और यहाँ आप क्या करेंगे? मेथड ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण प्रक्रिया या उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। और तीसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण। इस टॉपिक में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस उनको समझना है। तो मेन आपने समझ लिया कि चट्टान क्या होती है, तत्व क्या है, मिनरल खनिज क्या है। उसके बाद चट्टानों का वर्गीकरण अगर हम करने जा रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन अगर हम चट्टानों का कर रहे हैं, तो उनको हम 3 आधार ले सकते हैं, जिनमें से पहला एक आधार हो सकता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उत्पत्ति प्रक्रिया, यानी किस प्रक्रिया, किस आधार, किस तरह से चट्टानें बन रही हैं। दूसरा, उनके भौतिक गुण क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तीसरा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या हैं। तो यहाँ से आपकी जो चट्टानें हैं उनका एक वर्गीकरण शुरू हो गया। आप लिखेंगे चट्टानों का वर्गीकरण, और नंबर 1 उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर, नंबर 2 भौतिक गुणों के आधार पर, नंबर 3 रासायनिक गुणों के आधार पर। या इस टाइप से एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिससे आपके दिमाग में एक सेटअप आ गया कि चट्टानों का कुछ इस टाइप से स्वरूप आगे विकसित होगा। ठीक है, तो अब ये हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे।
तो सबसे पहला जो हमारे पास है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इसमें भी आप एक नया चार्ट बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो चट्टानें हमारे पास 3 प्रकार की निकल के आती हैं। अब आप यहाँ कर सकते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ भी आप फ्लो चार्ट बना लेंगे और इसके फिर से 3 पॉइंट बना लेंगे। उसमें आप लिखेंगे नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। और तीसरा मेटामॉर्फिक, कायांतरित, कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है, और यहाँ हमारा चट्टान रॉक्स ये हो ही गया है। रॉक्स इसका क्लासिफिकेशन किया तो 3 पॉइंट निकल के आए, जिसमें से पहला हमने क्या माना, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और तीसरा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमने उन तीनों में से एक पॉइंट ले लिया मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उसके हमने आधार पे मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखा तो हमारे पास 3 टाइप निकल के आए, जिनमें से हमने एक इग्नियस आग्नेय चट्टान, दूसरा सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान और तीसरा मेटामॉर्फिक या कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब देखिए इग्नियस आग्नेय, आग्नेय चट्टान आग्नेय, आग जैसा, आग से बनी हुई ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, लोग समझते हैं। तो आग से बनी मतलब जो इंटरनल पार्ट में बन रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह के ऊपर बनने वाली चट्टानें और पृथ्वी की सतह के अंदर बनने वाली चट्टानें। तो यहाँ देखिए ये अंदर वाली प्रॉपर्टी मिल रही है इसमें। अंदर क्या होता है, पृथ्वी के सतह के अंदर आपको बताया कि लिक्विडिफाइड स्टेट में मिलती हैं या सेमी सॉलिड मिलती हैं। तो उसमें क्यों मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि तप्त तरल मैग्मा के जम जाने से या मैग्मा से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, क्योंकि मैग्मा जो है वो आग जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है, तप्त तरल मैग्मा। ठीक है, तो मैग्मा क्यों तप्त तरल होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो रॉक्स हैं वहाँ पे वो सेमी सॉलिड या लिक्विडिफाइड स्टेट में आ जाएंगी। तो वो चट्टानें अधिक टेम्परेचर के कारण, अधिक तापमान के कारण बन रही हैं, तो उसको हम आग जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, आग्नेय चट्टानें। अब दूसरी चट्टान जिसकी बात हम कर रहे हैं, अवसादी, सेडिमेंट। ठीक है, तो सेडिमेंट का क्या है, आप यहाँ पे लिखते भी रहेंगे इनके बारे में, तप्त तरल मैग्मा से, यहाँ लिख लेंगे। इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी, जब आपने ये फ्लो चार्ट बनाया है उसी समय आप लिख लेंगे तप्त एवं तरल मैग्मा द्वारा मेथड ऑफ फॉर्मेशन किस क्रिया से बन रही है, कैसे बन रही है, उसको हमने आधार माना है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में आप लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के अवसादों के जमा होने से, सेडिमेंट्स के जमा होने से। जब सेडिमेंट्स, बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं तो वो अपर सरफेस की आउटर की बात हो जाएगी। ये इनर, ये आउटर हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है इनर आउटर सरफेस पे ही नहीं बनती हैं, आउटर पे ही बनती हैं। कैसे बनेंगी अभी बताऊंगा। फिलहाल उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, एस्थेनोस्फीयर से हो रही है। एस्थेनोस्फीयर में जो तप्त तरल मैग्मा है वही इनके लिए एक कारण होता है, या मैग्मा जो है वो जन्म देता है इसको। दूसरा जो अवसादी चट्टानें हैं वो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न जलराशियां हैं, कोई भी नदी है, समुद्र के तलछट हैं या जलाशय हैं, उनमें क्या है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादों से
जो विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट्स के द्वारा, अवसादों के जमाव से बनती हो, उनको हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। और तीसरा क्या है, मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित या मेटामॉर्फिक का मतलब कायांतरित या रूपांतरित, जिसके रूप में अंतर आ रहा हो तो वो क्या होगी, रूपांतरित। ये इसका सीधा से कह सकते हैं कि इनका रिक्रिस्टलाइन हो जाता है, पुनः क्रिस्टलीकरण, रिक्रिस्टलाइन, मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम, ताप, दबाव और आयतन, ताप और दबाव स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, ताप और दबाव के कारण इन प्रकार की चट्टानों में ताप और दबाव की अधिकता के कारण इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो वो क्या, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कायांतरित चट्टानों में। तो इनकी विशेषता है, ये विशेषता एक बार पूछी गई है, रिक्रिस्टलाइन, पुनः क्रिस्टलीकरण, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली जो रॉक्स है इनका पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, उसके कारण क्या होता है, कायांतरित चट्टानें बनती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि चट्टान क्या है, चट्टान का स्वरूप कैसे, चट्टान की बात कहाँ से आई, चट्टान क्या है। लिथोस से स्टार्ट करनी है अपनी बात, कोई आपसे पूछता है कहीं बताना है तो लिथोस से अपनी बात शुरू करनी है और फिर धीरे धीरे आपको यहाँ तक आना है। इसमें लिथोस के बाद आपने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन में आपने 3 पैरामीटर लिए, 3 पैरामीटर में पहला आपने जो लिया है वो मेथड ऑफ फॉर्मेशन लिया है। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन या निर्माण पद्धति भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर निर्माण पद्धति के अनुसार हमने जब देखा तो हमें ये 3 प्रकार मिले। अब इनको हम 1 बाय 1 डिटेल स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। पहले आपने ये बनाया, इसी को और आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ बोर्ड पे जगह इतनी नहीं है, आप अपनी कॉपी में करेंगे इसको। यहाँ से फिर इनके अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, इनको जैसे जैसे हम तोड़ते चले जाएंगे और ये डिफरेंट इनके टाइप्स बनते चले जाएंगे, उनमें आप यहाँ ये इनका अवसादी का, आग्नेय का, यहाँ अवसादी का, यहाँ कायांतरित का, इस तरह से आप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम अब बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टानों की। तो आग्नेय चट्टानों का जो मतलब है वो किससे बना, इग्निस, इग्निस, इग्निस। और इग्निस क्या है, इग्निस लैटिन भाषा का शब्द है, इग्निस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आग। और अभी हम इसके बारे में बात करके चुके हैं कि आग्नेय शैल की रचना जो हुई है वो किससे हुई है, तप्त तरल मैग्मा के ठंडे होने से हुई है। जो बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघली हुई चट्टानें हैं, एस्टेनोस्फीयर में चट्टानें तो होती हैं, मैग्मा क्या है, मैग्मा क्या है, मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ स्वरूप ही तो है। एस्टेनोस्फीयर में जब कोई भी चट्टान पहुंचती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण वो चट्टान सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाती, अपनी ठोस अवस्था में नहीं रह पाती और वो पिघल जाती है या लिक्विडिफाइड स्टेट में हो जाती है। तो वो जो किसी भी चट्टान का पिघला हुआ भाग है वही तो तप्त गर्म या तरल अवस्था का मैग्मा हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मैग्मा कोई और स्पेशल कोई चीज़ नहीं है। जो भी चट्टानें एस्टेनोस्फीयर में पहुंचती हैं वो अधिक तापमान के कारण वहाँ पे मेल्ट हो जाती हैं, वो पिघली हुई अवस्था में हो जाती हैं। इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, आग्नेय चट्टानें बोल देते हैं, क्योंकि वो तप्त तरल मैग्मा के शीतल होकर ठंडे होने से हुई हैं। अच्छा, एक बात और, हम लोग पृथ्वी का जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, भूगर्भिक इतिहास पढ़ चुके हैं। और भूगर्भिक इतिहास में आपने देखा कि भूगर्भिक इतिहास को हमने प्री कैम्ब्रियन पहले जो एक मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक तक आए, ठीक है। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन से लेके होलोसीन तक आए। तो वहाँ पे आपने को ध्यान होगा, आपने स्पेशली चट्टानों के बारे में बात की है कि इस युग में इस प्रकार की चट्टानें थी, इस युग में इस प्रकार की पर्वतों की हलचल हुई। तो वो सारा का सारा जो स्टडी थी वो किस पे आधारित थी, चट्टानों पे आधारित थी। इसीलिए चट्टानों को क्या कहा जाता है, भूगर्भिक इतिहास के पन्ने कहा जाता है। चट्टानों को भूगर्भिक इतिहास के पन्ने कहा जाता है कि उन चट्टानों की स्टडी करके हम पृथ्वी के विभिन्न जो भूगर्भिक इतिहास के काल हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं, चट्टानों की स्टडी करके।
चट्टानों को स्टडी करने से हमें पता चल गया कि वो कितनी पुरानी है, उसमें कौन सा मटेरियल है, वो किस प्रकार से बनी है, वो आग्नेय है या अवसादी है। तो आग्नेय है तो आग्नेय वाली चट्टान किस युग में बनी हुई होगी, अवसादी है तो वो किस युग में बनी होगी। तो इसलिए पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री आपने पढ़ा था, एक बार उसको फिर से रिवीजन करें और फिर आप देखें कि वो चट्टानों में किस प्रकार से उसका कनेक्शन हो रहा है। तो चट्टानें क्या है, भूगर्भिक इतिहास के पन्ने होती हैं। तो उन चट्टानों को स्टडी करके हम पृथ्वी के विभिन्न इतिहास कालखंडों का अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब आप देखिए, सबसे पहले पृथ्वी पर आप देखिए इन सब में से कौन सी चट्टानें बनी होंगी। अगर सिंपली आप थोड़ा सा भी ध्यान से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ये वाली बात आनी चाहिए कि सबसे पहले हम पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि पृथ्वी आग का गोला थी और आग के गोले से धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में आई और सॉलिड फॉर्म में फिर धीरे धीरे चल के फिर उस पर महासागर और महाद्वीप इन सब की रचना हुई और फिर आगे चीज़ें बनी। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम कौन सी चट्टानें बनी, पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें बनी, इग्नियस रॉक्स बनी। इसलिए इन चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टानें या प्राथमिक चट्टान या चट्टानें या प्राइमरी, ये पूछा गया है, रॉक्स। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। क्यों हुआ, ये आपको मैंने कैसे हुआ ये आपको अभी बताया कि पृथ्वी किस अवस्था में थी और किस अवस्था से वर्तमान में वो किस इस अवस्था में पहुंची, तो किन किन तरीकों किन किन रास्तों से उसे गुजरना पड़ा। ठीक है, तो उन आधार पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो कौन सी बनी, वो इग्नियस रॉक्स बनी। इसलिए हम इन्हीं इग्नियस रॉक्स को, आग्नेय चट्टानों को क्या कह देते हैं, प्राथमिक चट्टानें या प्राइमरी रॉक्स कह देते हैं। आग जैसी आग से, इसलिए हम इनको आग्नेय कह देते हैं। आग से मतलब आग नहीं है इनके अंदर, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण जो एस्थनोस्फीयर में मैग्मा है वो जो एस्थनोस्फीयर तक भाग पहुंचता है, चट्टानें पहुंचती हैं, वो मेल्ट हो जाती हैं और उन्हीं के ठोस होने से या मैग्मा के ठोस होने से, आप सीधा याद रखिए कि मैग्मा के ठोस होने से बनने वाली जो चट्टान है वो क्या होती है, आग्नेय चट्टान होती है। अच्छा, एक बात और, पृथ्वी का जो इतिहास हमने आज तक पढ़ा है उस इतिहास के हर कालखंड में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्या ज्वालामुखी क्रिया होनी बंद हो गई? नहीं, ज्वालामुखी क्रिया होती है। क्या एस्थनोस्फीयर में तापमान कम हो गया? नहीं, वहाँ भी तापमान है। क्या प्लेटें नहीं टकराती हैं? प्लेट्स आपस में टकराती हैं और आपने पढ़ा है कि प्लेट टकराने पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है और वो धंसा हुआ भाग कहाँ चला जाता है, एस्थनोस्फीयर में चला जाता है और एस्थनोस्फीयर में जाके वो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर वो मैग्मा बन जाता है और मैग्मा बन के फिर से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, यही तो होता है। और बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो ज्वालामुखी के रूप में कहीं बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है या वो अंदर ठंडा हो जाता है, तो उससे क्या होगा, जहाँ भी वो जमेगा, जहाँ भी ठंडा होकर जमेगा तो क्या बनेगा, वो आग्नेय चट्टान ही बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो भूगर्भिक इतिहास काल है, प्रत्येक भूगर्भिक इतिहास काल में क्या हुआ है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब कुछ इनकी विशेषताएं जो बहुत आती हैं और ये विशेषताएं सीधे सीधे नहीं आती, कथन कारण बनाती हैं। कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े कठिन हो जाते हैं, सीधा सीधा उत्तर वहाँ नहीं मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो ये विशेषताएं, क्या विशेषताएं इनकी होती हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पानी जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। पानी बहुत कठिनाई से उसमें प्रवेश कर पाता है। आग्नेय चट्टान जो होती है उनके जो जॉइंट्स होते हैं, उनके जो जोड़ होते हैं, उनमें पानी जाने की संभावना बहुत कम होती है, यानी पानी का जो प्रवेश है वो बहुत कठिन होता है। तो बहुत मुश्किल से ही पानी आग्नेय चट्टान के अंदर प्रवेश कर पाता है। दूसरी बात, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है, ये चाहे आप नोट कर लीजिए कि आग्नेय चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं हैं। इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें पानी नहीं जा पाता है। दूसरा,
ये परतदार नहीं होती हैं। ये डिफरेंस इस टाइप की चीज़ें क्वेश्चन बनाती हैं। ये इनमें क्या होता है, परतें नहीं पाई जाती हैं। तीसरा क्या है कि इनके जो ये रवेदार होती हैं, रवेदार तथा दानेदार होती हैं, परंतु जो रवे हैं या दाने हैं उनकी बनावट में पर्याप्त अंतर भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये कैसी होती हैं, इनके जॉइंट्स में पानी नहीं जा पाता है, पानी बहुत मुश्किल से प्रवेश करता है, ये इनकी विशेषताओं के अंदर आ रहा है। और ये विशेषताएं क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेंगी और खासकर कथन और कारण में मिलती हैं। तो आपको ध्यान देना है, आग्नेय चट्टान में क्या है, इनके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर पानी प्रवेश नहीं कर पाता। दूसरा, इनमें परतें नहीं पाई जाती। तीसरा, इनमें जो इनमें रवेदार, इनका जो ये प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, रवेदार और दानेदार। तो इनके जो रवे या दाने होते हैं उनका बनावट में थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा, एक बात और, जब इनकी जॉइंट्स में पानी नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी। अगर इन चट्टानों में, किसी भी चट्टान में पानी अगर प्रवेश कर जाता है तो क्या होगा, अगर किसी चट्टान में पानी प्रवेश कर जाता है तो केमिकल रिएक्शन की संभावना जल्दी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तो इसका यांत्रिक या भौतिक क्रियाएं इसमें हो जाएंगी। यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय अधिक प्रभावशाली रहेगा, जिसमें क्या होता है, चट्टानों का विघटन और वियोजन हो जाता है, यानी वो टूटने लगती हैं, टूट फूट होने लगती है। अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय ये सब कुछ नई चीज़ें आपके लिए आ गई, तो थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अपक्षय होता है, वेदरिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और उसका मतलब होता है कि किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट जाना, वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट जाना अपक्षय कहलाता है। वेदरिंग। यांत्रिक वायुमंडल के तत्वों के द्वारा कह सकते हैं, तापमान है, वायुदाब है, वर्षा है, ये इन चीज़ों से आप कह सकते हो कि मोस्टली टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है। कोई चट्टान खुले वायुमंडल में सभी होती हैं, तो चट्टान पर तब अधिक अगर तापमान पड़ता है तो क्या होता है, चट्टानों में क्रैकिंग होने लगती है, टूटने लगती है। ठीक है, वो डिटेल की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आपको ध्यान रखना है कि इन चट्टानों में पानी प्रवेश नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की संभावना कम रहती है, रासायनिक अपक्षय की संभावना कम रहती है, भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय ज़्यादा होता है, जिससे चट्टानें टूटने लगती हैं और उनका विघटन और विखंडन हो जाता है। अगला एक इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, जीवावशेष, फॉसिल्स, जीवावशेष नहीं पाए जाते। इसका क्या कारण हो सकता है, जीवावशेष इसलिए नहीं पाए जा सकते क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के आरंभिक काल, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, उस समय से चट्टानें बननी शुरू हुई। ठीक है, या आप प्री कैम्ब्रियन भी कह सकते हो। तो उस समय क्या है, जीवन नहीं था। जब पृथ्वी पर कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, तो उस समय जो चट्टान बनी उसमें उनके अवशेष कहाँ से मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनको और सेडिमेंट्री को अलग करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आग्नेय चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं मिलते, जीवावशेष नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के पुराने समय से बननी शुरू हुई। अब एक दूसरे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तप्त मैग्मा से बनती हैं। जो मैग्मा है या एस्थेनोस्फीयर, आप फिर से कहें, एस्थेनोस्फीयर में जो तरल मैग्मा है, तप्त मैग्मा है, उससे बनती है। तो जब तरल मैग्मा टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो वहाँ पे पहुँचते क्या होगा, कोई जीव जंतु का अवशेष वैसे ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, कुल मिलाकर आग्नेय चट्टानें आप कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों में जीवावशेष नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं हो गई। अच्छा, एक और बात, इनके अगर वितरण की बात करें तो कहाँ मिलेंगी, ज्वालामुखी क्षेत्रों में मिलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टान क्या है, स्पेशली किस पे डिपेंड कर रही हैं, मैग्मा पे डिपेंड कर रही हैं। तो मैग्मा पे डिपेंड करने के कारण वो मैग्मा आपको कहाँ मिलता है, कहाँ देखने को मिल सकता है, वो लावा के रूप में या ज्वालामुखी क्रियाओं के रूप में आपको धरातल पर देखने को मिलता है। सरफेस पे आपने वर्ल्ड मैप देखा है, वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए कि ज्वालामुखी का वितरण कहाँ कहाँ है।
तो जहाँ जहाँ ज्वालामुखी क्रिया हुई है, हो रही है, वहाँ क्या है, आग्नेय चट्टानों की अधिकता आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो इसमें है ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पेग्मेटाइट है, ये सब क्या हैं, ये सब आग्नेय चट्टानों के ही कुछ प्रकार हैं जो आपको अभी आगे इनको पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। ये बहुत लंबा फ्लो चार्ट इसमें एक बन के तैयार होगा। आप चाहें तो इसको पूरा फ्लो चार्ट अभी साथ साथ बनाते चलें। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने चट्टान की बात की, चट्टान की तीन कैटेगरी आप समझ गए, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, भौतिक लक्षणों के आधार पर, रासायनिक लक्षणों के आधार पर। अब हम उसमें से पहला लक्षण डिस्कस कर रहे हैं जो आपने लिया निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। अब उस निर्माण प्रक्रिया के आधार पर आपने तीन प्रकार की चट्टानें निकाली, जिसमें आपने एक इग्नियस निकाला, दूसरा आपने सेडिमेंट्री निकाला और तीसरा आपने मेटामॉर्फिक निकाला। अब हम इग्नियस रॉक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो अब आप इग्नियस रॉक्स की स्टडी जब कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, इग्नियस रॉक्स को लिख के और फिर उसके तीन टुकड़े कर दीजिए। मैं यहीं कर दे रहा हूँ ताकि वो सब लिखा रहेगा आगे भी। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसके 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? पहला पार्ट, इनको भी हम उत्पत्ति के आधार पे कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, मोड ऑफ अकरेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ अकरेंस, पूरा ही लिख दे रहा हूँ। चलो, पहले हमने ये 3 टाइप निकाले थे, इन 3 टाइप में इग्नियस रॉक्स निकाली हैं। अब इग्नियस रॉक्स का हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। इग्नियस रॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इग्नियस रॉक्स का एक सेटअप दिमाग में बैठा के, उनकी विशेषताओं को अपने साथ रख के तब हम आगे चलने वाले हैं। इग्नियस के बारे में बताया कि जो भूगर्भ में तप्त मैग्मा होता है, उसके शीतल होने से, उसके ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टानें आगे कौन से भागों में बट सकती हैं या किस प्रकार हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, उनको फिर हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो इस टाइप से अब आप एक फ्लो चार्ट और बना लें। तो इसमें हमने जो पहला पॉइंट लिया है वो हमने क्या लिया है, उत्पत्ति के आधार पर। इस उत्पत्ति के आधार पर अगर हम चट्टानों की बात करें तो हमारे पास 2 पार्ट निकल के आते हैं, एक इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरी एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स। यहाँ आएगा नहीं, इधर ही लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ लिख दीजिए आप इग्नियस रॉक्स। इसको फिर आप क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ अकरेंस। उत्पत्ति के आधार पर आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ इसके 2 टाइप बन जाएंगे, एक इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स और एक एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स।
ठीक है, अब आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें आपने पहला जो पॉइंट लिया वो क्या लिया, उत्पत्ति के आधार पर, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, तो इंट्रसिव और एक्सट्रसिव, जिसको आप हिंदी में कह देंगे आंतरिक या अंतर्जात, या अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान। और इसको बाह्य जात या बहिर्जात, या ज्वालामुखी चट्टान, यहाँ वॉल्केनिक और वॉल्केनिक रॉक्स। देखिए यहाँ तक तो आपको सब समझ में आता है कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, लेकिन जब इसको डीप जाते हैं तो थोड़ी कठिनाई आती होगी पढ़ने में, तो उसको आपको ध्यान देना है। आप ये भी चाहे भूल जाइए, इग्नियस को आप अगर कैटेगराइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक इंट्रसिव मिला, एक एक्सट्रसिव मिला, यानी कि अंतर्जात या आंतरिक या अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान, और दूसरी बाह्य जात या ज्वालामुखी चट्टान या बहिर्जात चट्टान। अब आप देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्जात और बहिर्जात, मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में जो चट्टान बन रही है, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में जो आग्नेय चट्टान बन रही है, क्योंकि अभी तक हम बोल रहे थे कि पृथ्वी के अंतरतम में बनने वाली चट्टान अलग और बाह्य भाग में बनने वाली अलग। अब हम स्पेशली बात कर रहे हैं इग्नियस रॉक्स की। तो इग्नियस रॉक्स को स्टडी करते समय हमें ये ध्यान देना है कि इग्नियस रॉक्स को जो हम क्लासीफाई करने लगे, तो इग्नियस रॉक्स को क्लासीफाई करते समय हमारे पास इंट्रसिव और एक्सट्रसिव, अंतर्वेदी और बाह्य जात या ज्वालामुखी चट्टानें। तो अंतर्जात जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जम रही है, मैग्मा आया, मैग्मा क्या होता है, बाहर की ओर आने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बाहर नहीं आ पाता, सरफेस को तोड़ के बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही अंदर जम जाता है। तो जब अंदर ही अंदर जम जाता है तो उस प्रकार की चट्टान को हम कह देते हैं अंतर्वेदी या अंतर्जात या आंतरिक आग्नेय चट्टान। और जब वो मैग्मा बाहर धरातल पे आ जाता है लावा के रूप में, लावा डिपोजिशन हो जाता है, तो चट्टानें बनती हैं। दक्कन ट्रैप आपने देखा है इंडिया में, बहुत सारी जगह आपने विश्व में पढ़ा है, संसार में पढ़ा है कि लावा का जमाव होता है। तो लावा का जमाव कहाँ किस प्रकार हो रहा है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा जब वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा, वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, मैग्मा सरफेस पे आता है तो लावा बन जाता है। ठीक है, तो लावा का जो डिपोजिशन हो रहा है, उस लावा डिपोजिशन से जो चट्टान बन रही है, जो रॉक्स बन रही है, वो कौन सी है, एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स या वॉल्केनिक रॉक्स या वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, यहाँ तक सब इजीली हो जाता है, लेकिन जब हम इनको 1 बाय 1 करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको 2 मेन कैटेगरी यहाँ पे हम बना सकते हैं इसकी, इंट्रसिव और एक्सट्रसिव। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो कुछ दूसरा निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पृथ्वी की सतह के अंदर ही मैग्मा जब पृथ्वी के अंतरतम से, एस्थेनोस्फीयर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर नहीं निकल पाता है, किन्हीं कारणों से उनके जॉइंट्स में जम जाता है, तो क्या होता है, तब बनती है इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। और जब वो मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के रूप में बाहर निकल आता है, सरफेस पे आ जाता है, तब क्या बनता है, एक्सट्रसिव या वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, तो अब इनके भी 2 पार्ट हो जाते हैं, इंट्रसिव और एक्सट्रसिव के। इनको आप कैसे करेंगे, इनको देख लीजिए। इसके जब हम टुकड़े करते हैं इंट्रसिव के, आप यहां लिख दीजिए इंट्रसिव, इसके 2 टुकड़े कर लीजिए आप। यहाँ पे आप कैसे करेंगे, यहीं से, यहाँ से इसके 2 भाग कर देंगे,
चलो इधर लिख देता हूँ। इंट्रसिव, इनमें आप बनता है एक आपका प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, और दूसरा हाइपो बेसल रॉक्स। प्लूटोनिक को पातालीय आग्नेय चट्टान, और इसको कहते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। आप समझ लीजिए, आप देखिए पहले आपने इग्नियस किया, फिर उसका ऑन द बेसिस या अपने मोड ऑफ अकरेंस के हिसाब से कर दिया इंट्रसिव और एक्सट्रेसिव। अब इंट्रसिव को जब तोड़ा, यानी अंतर्वेदी चट्टानों को आपने तोड़ा, तो अंतर्वेदी के दो टुकड़े निकल के आए। एक निकल के आया आपका पातालीय आग्नेय चट्टान और दूसरा निकल के आया मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। अब इनमें देखिए, इनमें क्या अंतर होता है। ये है सारी सतह के नीचे ही बनने वाली, इंट्रसिव अंतर्वेदी सतह के नीचे बनने वाली। सतह के नीचे भी दो प्रकार से जमाव होता है। एक जमाव अधिक गहराई में, पातालीय प्लूटोनिक पाताल में, ठीक है, पाताल में जमाव होने, पातालीय भाग यानी कहने का मतलब है कि अधिक गहराई में जमाव होने के कारण जो चट्टानें बनती हैं वो क्या होती हैं, वो आपकी पातालीय या प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स होती हैं। दूसरा मध्यवर्ती लिखा, हाइपोवेसल लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सतह को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता, सतह के अंदर ही जम जाता है, यानी अधिक गहराई में ना जमकर मध्यवर्ती भाग या अपर सरफेस की तरफ जमता है, लेकिन सतह के नीचे ही रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सतह के नीचे ही रहता है, लेकिन अधिक गहराई में ना होकर वो ऊपर की ओर जमता है। तब इस प्रकार की चट्टानों को हम क्या कह देते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, ठीक है, हाइपोवेसल रॉक्स। ये बात ध्यान रखनी है। दोबारा एक बार फिर से सुन लें। जब हम ग्रेनाइट की बात कर रहे होते हैं तो ग्रेनाइट में हमने निकाला इंट्रसिव, एक्सट्रेसिव, यानी अंतर्वेदी और बाह्य जात या ज्वालामुखी। इनको जब हमने दो टुकड़ों में तोड़ा तो एक हमारे पास पातालीय आग्नेय चट्टान निकल कर आई और दूसरे हमारे पास मध्यवर्ती चट्टान निकल कर आई। मध्यवर्ती चट्टान में हमारे पास क्या होगा, जो मैग्मा पृथ्वी की सतह पे निकलने की कोशिश कर रहा है और सतह के बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही जम गया, लेकिन अधिक गहराई में नहीं जमाव होगा, तो वो क्या होता है, मध्यवर्ती। और जिसका जमाव अधिक गहराई में होता है वो पातालीय। तो ये वाली जो चट्टानें होती हैं वो आपकी ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सारी कैटेगरी में आती हैं, ग्रेनाइट और गैब्रो। और ये वाली चट्टानें, इनके नाम कुछ नए हैं, आज आपको पहली बार कुछ बच्चे जिन्होंने भूगोल नहीं पढ़ा है वो नहीं जानते होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनके नाम होते हैं लोपोलिथ, ठीक है, फैकोलिथ, लैकोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ, सिल और डाइक। ये कौन सी हैं, मध्यवर्ती, ये वाली। ये कौन सी थी, पातालीय, प्लूटोनिक, ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सब क्या है, प्लूटोनिक। और ये लोपोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, लैकोलिथ, ये क्या है, पृथ्वी के, इनको थोड़ा सा यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ हल्का सा, यहाँ यहीं, चलो यहीं बना दे रहा हूँ। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग में चट्टानें, आप इस बड़े से हिस्से को देख लीजिए, डिफरेंट टाइप के ये स्तर बने हुए हैं, और इसमें से जब मैग्मा यहाँ से चलता है तो वो अलग अलग कुछ इस तरह से जमाव कहीं पे हो गया, कहीं जमाव इस तरह से हो गया, कहीं जमाव इस तरह से ऐसे हो गया,
लेकिन वो सतह के अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं, चट्टानें यहाँ बाहर नहीं आई, सतह के अंदर ही जमाव हो रहा है, कुछ इस ऐसे शेप में बन जाती हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सारी की सारी जो चट्टानें हैं उनको हम हाइपोवेसल या मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहते हैं, जिनके नाम लोपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है, या सिल और डाइक। सिल और डाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये वाली बहुत बार पूछी जाती हैं डिफरेंट कंपटीशंस एग्ज़ाम में। आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो ये आपको मिलेगा चट्टानों के बारे में, तो आपको ये देखना है। तो जो हम बात कर रहे थे इंट्रसिप की, तो उसमें प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स और आपके पास हाइपोवेसल इग्नियस रॉक्स, जिनमें आपने प्लूटोनिक में देखा तो प्लूटोनिक का जमाव कहाँ हो रहा है, अधिक गहराई में जमाव हो रहा है, और जो हाइपोवेसल है उनका मध्यवर्ती भाग में या अपर सरफेस की तरफ हो रहा है। तो उनमें ग्रेनाइट, गैब्रो वगैरह वो प्लूटोनिक का एग्जाम्पल हो गया, और लेपोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक, वाइक, ये सब क्या हो गई, ये आपकी मध्यवर्ती या हाइपोवेसल रॉक्स हो गई। तो ये पूरा फ्लो चार्ट ऐसे चलता रहेगा, इनको आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और, जैसे ये नाम लिए बैथोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ, तो ये कहीं ना कहीं से लिए हुए हैं। जैसे आपको मैंने जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ाई थी तब भी बताया था कि जो नाम लिए गए हैं, जैसे कि ऑर्डोबिसिस है या कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन है, वो सारे नाम, तो ये भी बैथोस वगैरह, लैकोस, ये सब जर्मन वर्ड हैं, उनको उनका मतलब किसी का मतलब गहराई, किसी का मतलब हार्डेस्ट पार्ट, तो इस तरीके से वहाँ से लिया गया है और ये नाम बनाए गए हैं। फ़िलहाल आपको ये नाम एज इट इज़ याद रखने हैं और ध्यान रखना है कि ये जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही मैग्मा के जमकर ठोस हो जाने के कारण बनती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनमें समय ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि आंतरिक संरचना में, अंतरतम में तापमान ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा है तो ठंडा होने में भी समय लगेगा, चट्टानों के जमने में भी समय लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका दूसरा हम पढ़ रहे थे इसका एक्सट्रेसिव, तो इसमें ही क्या वॉल्केनिक, इनका मैंने अभी आपको बता ही दिया। इनका क्या है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और ज्वालामुखी विस्फोट जब होगा तो क्या होगा, ज्वालामुखी से चट्टानें दो प्रकार की बन सकती हैं, शांत तरीके से उद्गार हो रहा है, एक विस्फोटक तरीके से हो रहा है। तो इनको भी आप चाहो तो दो कैटेगरी में बांट सकते हो, एक विस्फोटक, इनको अगर हम इसका डिवीज़न करेंगे तो एक विस्फोटक बनेगा और दूसरा टुकड़ा इसका क्या बनेगा, शांत, ठीक है, एक एक्सप्लोसिव, दूसरा क्वाइट। तो ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इनके दो पार्ट होंगे, एक इंट्रसिव, एक एक्सट्रेसिव। एक्सट्रेसिव में क्या होगा, जो एस्टेनोस्फीयर का मैग्मा है वो पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा बाहर और उसके जमा हो जाएंगे, वो फिशर इरप्शन भी हो सकता है, सेंट्रल इरप्शन भी हो सकता है। तो उनके बारे में आपको जो चट्टानें बन रही हैं उनका ध्यान देना है। तो उससे खास जो चट्टान बनती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या होती है, बेसाल्ट होती है। बेसाल्ट का आपको ध्यान रखना है, वो कौन सी चट्टान होती है, बेसाल्ट होती है, ठीक है, बेसाल्ट। बेसाल्ट बेसाल्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, टफ, एक और आकृति होती है टफ, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो किससे बनती है, वो एक्सट्रेसिव रॉक्स में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकल के आया आपके पास कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उनके दो टाइप निकल के आए, इंट्रसिव और एक्सट्रेसिव। इंट्रसिव जो सतह के अंदर बन रही है, एक्सट्रेसिव जो सतह के बाहर बन रही है। इंट्रसिव कौन कौन सी होती हैं, एक्सट्रेसिव कौन कौन सी होती हैं, वो नाम आपको ध्यान रखने हैं। इंट्रसिव में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले होता है वो ग्रेनाइट, जानते ही हैं आप, ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा, ग्रेनाइट और इसमें बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दो नाम सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे और इन्हीं से बहुत सारे मेटामॉर्फिज्म होते हैं, चट्टानों के विभिन्न रूप आपको मिलते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी जो आपने जो ये निकाला था वो उत्पत्ति के आधार पर निकाला था। अब इसका दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो रासायनिक संरचना पे आ रहा है, रासायनिक गुणों के आधार पे या केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो रॉक्स हैं वो दो टाइप की मिलती हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक, यानी अम्लीय और क्षारीय।
अम्लीय वाली में ध्यान रखना क्या है कि सिलिका का उसमें जो परसेंटेज होता है वो 65 से 85% तक होता है। ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक नंबर मतलब एक लाइन की बात याद रखनी है, ये वाला कंपोजिशन को आपको थोड़ा डिटेल में देखना है, और जो केमिकल वाला है उसको आप थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। तो क्या है कि जब हमने इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया तो जो पहला हमने निकाला आधार, वो उत्पत्ति का आधार निकाला, उस उत्पत्ति पे आपने ये निकाला। दूसरा जो हम आधार ले रहे हैं, दूसरा जो हम पैरामीटर ले रहे हैं, वो हम क्या ले रहे हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ले रहे हैं, या हम केमिकल रासायनिक संरचना के आधार पर ले रहे हैं। तो रासायनिक संरचना में चट्टानें हमें दो प्रकार की मिल रही हैं। एक मिल रही है हमें अम्लीय चट्टान या एसिडिक रॉक्स, और दूसरी हमें मिल रही है बेसिक रॉक्स या क्षारीय चट्टानें। तो आप इनको सबको हटा दें और यहाँ आप लिख सकते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन या रासायनिक संरचना के आधार पर। तो आपको क्या मिल रहा है, अम्लीय चट्टान और दूसरा क्षारीय चट्टान। यहाँ आप लिख सकते हैं एसिडिक और यहाँ बेसिक। तो इनमें जो ये तत्व मिल रहे हैं उनके बारे में बस पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे सिलिका की मात्रा इसमें 65% से 85% तक होती है, इसमें 45 से 60% तक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के इसमें जो मिलते हैं एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब मिलता है। और इसमें आपका चूना है, मैग्नीशियम है, यानी इसमें अम्लीय पदार्थ मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, इसमें क्षारीय तत्व मिलते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें। तो ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। इग्नियस वाला पहले आपने टोटल निकाला, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, फिर इग्नियस को निकाला। इग्नियस में उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर निकाला तो अंतर्वेदी और बाह्य जात या ज्वालामुखी चट्टानें, जिसमें आपका ज्वालामुखी में मुझे अभी बताना रह गया, रॉक साल्ट वगैरह, वो नहीं, ज्वालामुखी चट्टानों में तो सॉरी बेसाल्ट ही होगा, इसमें ग्रेनाइट और इसमें बेसाल्ट। और दूसरा जो हमने निकाला केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन में अम्लीय और क्षारीय, जिसमें कि जो सिलिका की मात्रा है वो 65 to 85 और इसमें 45 to 60, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इग्नियस का कंपोजिशन हो गया। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स का अगर इंडिया में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया में जो आपका छोटा नागपुर पठार है, वहाँ पर जो गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, राजमहल श्रेणी है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो उन्हीं सबको काट के बनाई गई हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, जो खनिज तत्व हैं वो सब आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं आपको, जिनमें आप कह सकते हैं कि सोना, चांदी, ये सब अधिकांश जो है वो इनमें मिलते हैं, और कुछ खास ऐसा इसमें नहीं है। हाँ, अब एक चीज़ ये आती है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों से बनने वाली कुछ स्थलाकृतियाँ क्या हो सकती हैं। कुछ स्थलाकृतियाँ जिन पे क्वेश्चन आया है, तो आपको सिर्फ वो स्थलाकृतियों का नाम ध्यान रखना है और ये याद रखना है कि वो स्थलाकृतियाँ आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित हैं और विश्व के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे कि एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन गुंबद, एक्सफोलिएशन डोम, ऐसे नाम कभी आए हैं। एक्सफोलिएशन, मेसा, ठीक है, क्वेस्टा और हॉगबैक, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कंपटीशन में पहले पूछे गए हैं। तो वो क्या है, आग्नेय चट्टानों से जो बनने वाली स्थलाकृति हैं या आग्नेय शैल से बनने वाली जो स्थलाकृति हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है और वो विश्व के किस क्षेत्र में है। तो आज आपको ये ढूंढना है वर्ड में कि एक्सफोलिएशन, मेसा, क्वेस्टा, हॉगबैक, ये सब स्थलाकृतियाँ कहाँ मिलती हैं। नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद अगला हम, मुझे लगता है इग्नियस का हो गया ये, हम सेडिमेंट्री पे थोड़ी बात कर लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में
जैसे कि नाम से ही आ रहा है कि उनमें सेडिमेंट्स का जमाव, जो निक्षेप, ठीक है, जमावों से, या आप कह सकते हैं कि जलीय भागों में जो निक्षेप जमा होते रहते हैं, जो डिपोजिशन होता रहता है, उसी डिपोजिशन से क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या खास बात है कि इनमें जीवावशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, उन सब के जमाव से ही बनती हैं। इसलिए क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें फॉसिल्स मिलते हैं, जीवावशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, अब परतदार, अब आप देखते रहिए कि आग्नेय चट्टानों की हम बात कर रहे थे तो उसमें फॉसिल्स नहीं मिल रहे थे, इनमें फॉसिल्स मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे थे, क्यों मिल रहे हैं, कारण बता देगा। उसके अलावा इनमें परतें मिलती हैं। अब कोई जमाव हुआ, एक बार निक्षेप एक काल में, एक समय में हुआ, उसके बाद फिर जमाव हुआ, उसके बाद फिर जमाव हुआ, तो क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स बनती चली जाती हैं। तो सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स भी आपको मिलती हैं, जो कि आपको इग्नियस रॉक्स में नहीं मिल रही थी। इनमें जो परतें हैं, परतें पाई जाती हैं, लेकिन ये रवेदार नहीं होती हैं। ये इग्नियस और एक दूसरे के लगभग विशेषता इनकी एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, इनमें जॉइंट्स मिलते हैं, पानी आसानी से प्रवेश, पानी में तो बनती हैं, पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। और इनमें बेडिंग प्लेन्स मिलते हैं, जिनको हम संस्तरण तल या हम संयोजक तल भी बोलते हैं। बेडिंग प्लेन्स यानी जब एक तल बन रहा है, दूसरा तल बन रहा है, तीसरा तल बन रहा है, लेयर्स बन रही हैं, तो जब लेयर्स बनेंगी तो क्या होगा, तो बेडिंग प्लेन्स भी बनेंगे, संस्तरण तल बनेंगे। अब इनके भी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इनके ओरिजिन के लिए भी फिर आप एक फ़्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर पहला तो यही रहेगा, मैकेनिकली फॉर्म्ड, कैसे बन रही हैं, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा बन रही हैं। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा बनने से मतलब है कि देखिए, कोई भी चट्टान है वो आग्नेय चट्टान भी हो सकती है, और आग्नेय चट्टान पर जब अपक्षय अपर्दन क्रिया होती है, डेनिडेशन होता है। देखिए, सबसे पहले अभी बताया गया था कि जो प्राइमरी रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स होती हैं। तो इग्नियस रॉक्स से जब टूट फूट होती है, या आप कह सकते हो कि जो यांत्रिक अपक्षय है, मैकेनिकल वेदरिंग होता है, तो उससे क्या होता है, वो चट्टानें टूटती फूटती हैं और उनका टूटा फूटा हिस्सा वो कहीं ना कहीं जाके जम जाता है। तो वो जो जमाव जहाँ जमता है, उस जमाव से जो चट्टान बनती है वो सेडिमेंट्री हो जाती है। ठीक, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तो इसलिए बोल देते हैं कि अवसादी चट्टानों को जब हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं तो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा बनने वाली, यांत्रिक अपक्षय के द्वारा बनने वाली। तो आप सिंपल से समझ लीजिए कि कोई भी चट्टान अगर है और वो चट्टान में यांत्रिक क्रियाएं, ताप दाब विभिन्न क्रियाएं आ रही हैं, या आप कह सकते हो जो अपर्दन के एजेंट होते हैं, अपक्षय, अपर्दन और अनाच्छादन, ये तीन क्रियाएँ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपक्षय मीन्स वेदरिंग, इरोजन मीन्स अपर्दन, और डेनिडेशन मीन्स अनाच्छादन। ये एक भूगोल के लिए बहुत खास टर्म्स हैं कुछ। अपक्षय किसी चट्टान का अपने स्थान पर टूट जाना, और अपर्दन उस टूटे हुए भाग का या इरोजन उस टूटे हुए भाग का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना, वो उसका इरोजन होता है। इस कंबाइंड प्रोसेस को डेनिडेशन या अनाच्छादन कहते हैं। तो अब आप देखिए कि कोई चट्टान टूटी, इसके टुकड़े टूट के यहाँ से गिरे और वो बहकर कहीं चले गए और यहाँ उसका जमाव हो गया। ठीक है, तो यहाँ जब जमाव हुआ तो डिफरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, जीव जंतु और पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी इसमें जम जाएंगी। तो वो क्या हो रहा है, यांत्रिक क्रियाओं से ये चट्टान टूटी, मैकेनिकल इसका वेदरिंग हुआ, और उससे क्या हुआ कि वो जो टुकड़े थे वो कहीं जाके जमाव उनका हुआ, डिपोजिशन हुआ, और उस पर क्या हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ। तो वो चट्टान कैसी चट्टान कहलाई, उसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा हो रहा है, ये आपको मैंने बता दिया कि जो डेनिडेशन हो रहा है या अपक्षय अपर्दन की सम्मिलित क्रिया हो रही है, उससे चट्टान टूटी और टूटा हुआ भाग कहीं जाके जमा और उससे एक नई चट्टान का निर्माण हुआ। तो वो क्या हुआ, अवसादी, जिसको हम इस श्रेणी में कौन सी चट्टानें आती हैं, सैंडस्टोन, बालू का पत्थर। ठीक है, सैंडस्टोन ये अवसादी का एक प्रमुख उदाहरण है, सैंडस्टोन या बालू का पत्थर। कांग्लोमेरेट, ये कुछ नाम आप लिख लीजिए, टाइम थोड़ा कम है तो ज़्यादा बोर्ड पर नहीं हो पाएगा, आप लिखते रहिए इसे। सैंडस्टोन और कांग्लोमेरेट, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे एक कांग्लोमेरेट में क्या होता है, रेत के साथ कंकड़ भी होते हैं, और इसमें पेबल्स, ग्रावेल्स, बोल्डर, ये कुछ नाम मैंने ले दिए, ये नॉर्मल है, कोई ऐसा टेक्निकली नहीं है। पेबल्स
ग्रावेल्स और बोल्डर। बोल्डर आपने देखा है बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और स्पेशली आपको कोई ऐसी रिवर जो माउंटेन एरिया से निकल रही हो तो उसके फुटहिल में आप देख सकते हैं कि बोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। पेबल्स, ग्रावेल्स, इनमें बजरी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बजरी बोल देते हैं। तो वो सब क्या है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये सेडिमेंट्री का एक एग्जाम्पल है, जिसमें स्पेशली आप बात करें तो कॉन्ग्लोमरेट की बात कर लें, जिसमें हम रेत के साथ कंकड़ भी पाया जाता है। और जो बालू का पत्थर होता है वो सैंडस्टोन होता है, उसमें क्या होता है, पानी इजीली प्रवेश कर जाता है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये वाली है कि इसमें पानी इजीली प्रवेश कर जाता है, एंट्री कर लेता है। तो जो वर्ल्ड के या विश्व में आपने देखा है कि आर्टिजन वेल्स, उत्सृत कूप, आर्टिजन वेल्स, पाताल तोड़ कुएँ भी आप कह सकते हैं, तो वो जहाँ जहाँ होते हैं वो आपने देखा है कि वो जो आपका ये बालू का पत्थर सैंडस्टोन वाला जो पार्ट होता है वहीं पे पाए जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि इन चट्टानों को तो में पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है और वो बाहर निकल आता है। तो जो आर्टिजन वेल्स विश्व में, आप आज आपको ये भी होमवर्क मिला है, आप देखेंगे आर्टिजन वेल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया में खूब मिलते हैं। तो आपको देखना है कि जो आर्टिजन वेल्स वाला जो पार्ट है वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स का स्पेशली जो सैंडस्टोन वाला पार्ट है वो मिलता है, जिसमें से पानी आसानी से प्रवेश हो जाता है। तो वो आर्टिजन वेल्स या पाताल तोड़ कुएँ वहाँ पे बन जाते हैं। कांग्लोमेरेट का मैंने आपको बता दिया, चीका मिट्टी, शैल, ये सब विशेषताएं हैं। इनको बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं। सिल्ट होता है, सिल्ट, चीका मिट्टी यानी क्ले कह सकते हैं, शैल, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला इसमें होता है कि हम जैविक तत्वों से निर्मित, ये क्या था, यांत्रिक क्रियाओं से, कि कोई भी चट्टान का कुछ भाग टूटा अपक्षय की क्रिया, अपर्दन की क्रिया द्वारा और कहीं जमाव हुआ तो ये चट्टानें बनी। दूसरा हमने इसका जो पैरामीटर लिया है वो क्या लिया है, ऑर्गेनिकली, यानी हम कह सकते हैं कि जीवों के द्वारा। तो जीवों के द्वारा, जैविक तत्वों के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो जैविक में आपका ये एनिमल और प्लांट दोनों ही आ जाते हैं। तो उसमें खासकर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, कोयला। कोयला के बारे में देखिए, कोयला के बारे में आपको मैंने बताया था, कार्बोनिफेरस काल का कोयला याद आ रहा होगा आपको, जहाँ हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या था, पृथ्वी के किसी बड़े भाग पर अगर बहुत सारे जंगल हैं और कोई भूगर्भिक क्रिया हो, भूगर्भिक हलचल हो, और भूगर्भिक हलचल के कारण क्या होता है, वो पूरा का पूरा भाग ज़मीन में धंस जाता है। और उस धंसे हुए भाग पर क्या हो रहा है, फिर से चट्टानी जमाव हो गया। जब उस धंसे हुए भाग पर, जिसमें कि पेड़ पौधे थे, उस पर जमाव हुआ, फिर एक और जमाव हुआ, फिर और जमाव हुआ, तो इस तरीके से जमाव होते रहते हैं। तो क्या होता है, इंटरनल पार्ट में चला गया वो, तो टेम्परेचर तो बढ़ ही गया, और जब जमाव, कई सारे जमाव हो गए तो क्या हुआ, दबाव की अधिकता भी हो गई। तो जब तापमान और दबाव की अधिकता हो गई तो क्या हुआ, जो पेड़ थे वो कन्वर्ट हो गए। और किस में कन्वर्ट हुए, सबसे पहले पीट में कन्वर्ट होते हैं। जो प्लांट के धसाव से, यानी किसी स्थलखंड के भाग, किसी स्थलखंड पर अगर जंगल है और वो जंगल भूगर्भिक हलचल के कारण ज़मीन में धंस जाते हैं और उन पे ताप और दाब की क्रिया जब हो जाती है, तब जो बनता है वो क्या बनता है, अवसादी चट्टान बनती है। और वो अवसादी चट्टान पहली क्या होती है, वो पीट होती है, और उसके बाद फिर बनता है आपका लिग्नाइट, और उसके बाद आपका बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो आप सीधा कह सकते हैं कि जब जैविक तत्वों के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो जीव जंतुओं के अवशेष, यानी लाइमस्टोन की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कोरल वगैरह जो होते हैं, एल्गी होती हैं, तो ये सब से कार्बन की जो क्रिया होती है तो लाइमस्टोन या चूना पत्थर बन जाता है। उसके बाद कोयला की अगर हम बात करते हैं तो पेड़ पौधों के जमाव, धसाव, तापमान की अधिकता, दबाव की अधिकता के कारण कोयला बनता है, जो आपका पीट और लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और आता है केमिकल, रासायनिक तत्वों के द्वारा। तो रासायनिक तत्वों के द्वारा सिंपल सा है कि इसमें जो पानी के द्वारा जब कोई रिएक्शन होती है उसके बाद वो पदार्थ बह के चला जाता है आगे, फिर पानी की गति कम हो जाती है तो जो अवशेष रह जाता है तो उससे आपका ये रॉक सॉल्ट और जिप्सम बनता है। तो आप तीन चीज़ें यहाँ ध्यान दे सकते हैं। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा बनने वाली चट्टान, अवसादी चट्टान कौन कौन सी हैं, जिसमें आपका ये सैंडस्टोन,
कांग्लोमेरेट और ये क्ले शेल ये सब। उसके बाद अगर आप जैविक की बात करेंगे तो उसमें लाइमस्टोन और कोल। और उसके बाद अगर आप ये बात करते हैं कि केमिकली रिएक्शन से जो बनने वाली हैं तो उसमें क्या हो रही हैं, वो आपकी जिप्सम और रॉक साल्ट या नमक की बात हो रही है। अब अगला हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो था मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक के लिए सीधी सी बात यही है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब टेम्परेचर और प्रेशर की अधिकता हो जाती है तब इनका क्या हो जाता है, इनके रूप में अंतर आ जाता है, इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे इसका नाम ही हम बात करेंगे तो मेटामॉर्फोज से ये शब्द लिया गया है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फोज का मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म, ठीक है, किसी भी वस्तु के आकार में, चीज़ के आकार में परिवर्तन होना, मेटामॉर्फोज। उसी से क्या बना, मेटामॉर्फिक या मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या हुआ, अवसादी और आग्नेय चट्टानों के पर जब तापमान और दबाव की विशिष्ट क्रिया हो जाती है या दबाव की अधिकता हो जाती है तब क्या हो जाता है, उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या बनता है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बनती हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, आप इसको कह सकते हैं पीवीटी कह सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें परिवर्तन होने से क्या होता है, चट्टान का स्वरूप बदल जाता है और वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए एक तो हीट हो गया या टेम्परेचर कह सकते हो, प्रेशर कह सकते हो, कंप्रेशन भी कह सकते हो, संपीड़न कह सकते हो। कोई भी चट्टान आपके पास है और उस पर आपने संपीड़नात्मक बल लगा, कंप्रेशनल फोर्स लगा, इसको दबा दूं तो क्या होगा, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। अत्यधिक बल इस पर लगाया जा रहा है, कौन सा फोर्स लगाया जा रहा है, कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेस किया जा रहा है, संपीड़नात्मक बल लगाया जा रहा है, तो चट्टान का क्या हो रहा है, रूप बदल रहा है। तो हीट हो गई, प्रेशर हो गया, कंप्रेशनल फोर्स हो गया, घोल क्रिया द्वारा भी ऐसा होता है। तो अब इसमें ये नई चीज़ ये निकल आती है थोड़ा सा कि अवसादी द्वारा चट्टान का रूपांतरित हो रहा है तो उसको मेटासेडिमेंट्री रॉक्स बोल देते हैं। इग्नियस का हो रहा है तो उसको ऑर्थो मेटामॉर्फिक बोल देते हैं। तो इस टाइप से ये कुछ कैटेगरी और बन जाती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आग्नेय चट्टानें, प्रमुख आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं और उससे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रही हैं या इग्नियस से इग्नियस टू मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वो आप लिख लीजिए जल्दी से। उसमें आप लिखेंगे, अगर हम सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का लिख लीजिए, आग्नेय चट्टानों से बनने वाली रूपांतरित चट्टानें, ठीक है, इग्नियस टू मेटामॉर्फिक, यानी इग्नियस से कौन सी मेटामॉर्फिक बन रही है। तो ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो उससे नीस बनती है, नीस। ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो उससे नीस बनती है, नीस, ठीक है। किससे बनती है, ग्रेनाइट से, ये आपको ध्यान रखना है। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, और बेसाल्ट से ही शिस्ट बनता है। एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट, शिस्ट और दूसरा एम्फीबोलाइट। अब आप लिख लीजिए अवसादी का रूपांतरण, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका वही लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिससे क्या बनता है, संगमरमर या मार्बल, ठीक है। लाइमस्टोन से संगमरमर या मार्बल। उसके अलावा क्ले या शेल से स्लेट, सैंडस्टोन, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट, कॉन्ग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट, ये क्वार्टजाइट, मार्बल, ये सारे आ चुके हैं, नीस, ये सब आए हुए हैं। तो इनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सी आग्नेय चट्टान से कौन सी कायांतरित चट्टान बनती है। इसका आप एक टेबल बना लें, तो टेबल में आप लिख लेंगे यहाँ इग्नियस रॉक्स और यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक्स।
इधर सेडिमेंट्री रॉक्स और इधर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस टू मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? ग्रेनाइट से नीस बताया मैंने। दूसरा सेडिमेंट्री में मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये 2-3 बार पूछा गया आप लोगों से, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है ताकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आपको ध्यान ये रखना है बस कि मेन चट्टान यानी रॉक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लिथोस से शुरू होके और पूरा स्थल मंडल जिस पे आप रहते हैं, स्थल मंडल पर सारा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन्हीं पे हमने 3 टाइप की रॉक्स देखी आज, जो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। उसके बाद आग्नेय चट्टान जो है वो उसका हम पढ़ चुके हैं डिटेल, अभी समझा कि आग्नेय चट्टान क्या है। वो आग से या तरल जो तप्त मैग्मा, गर्म मैग्मा से होती है, मैग्मा एस्टेनोस्फीयर में होता है और वहाँ जो भी चट्टान जाती है वो अधिक टेम्परेचर की वजह से पिघल जाती है, तो उसी से कन्वर्ट होके आग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री क्या है? सेडिमेंट्स के द्वारा, निक्षेपों के द्वारा, अवसाद के जमाव के द्वारा बनती है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब जो सेडिमेंट जमा हो रहे हैं तो उसमें जीवाश्म का मिलना की संभावना ज़्यादा है, और जब आग्नेय चट्टान वो आग द्वारा या तप्त मैग्मा से बन रही है तो वहाँ जीवाश्म मिलने की संभावना कम है। मेटामॉर्फिक, जब उन तीनों का फॉर्म चेंज हो जाता है, रूप बदल जाता है, तो मेटामॉर्फिक चट्टान बन जाती है। बस अब हमें वर्ड में उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो जहाँ जहाँ ज्वालामुखी क्रिया हो रही है वहाँ पर आप आग्नेय चट्टान आपको मिलेगी, जहाँ जहाँ बलित पर्वत आपको देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर सारी अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। और जो चट्टानें बहुत पुरानी हैं उनका जो अपर्दन और अपक्षय अपर्दन की क्रिया से कई बार जो कई ऐतिहासिक जो भौगोलिक काल हैं उनसे बीत चुके हैं, तो उनमें क्या होगा, वो चट्टानों का रूपांतरण। जैसे कि अरावली में आप देखेंगे कि संगमरमर निकलता है, तो अरावली क्या है? एक रेसिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत में क्या हुआ है, वो अपनी अपक्षय वर्धन की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, तो उसमें आपको जो कायांतरित चट्टान संगमरमर के रूप में मिलती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज आपने अगर ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको रॉक्स के बारे में क्लियर हो गई होंगी। आप लास्ट ईयर का पेपर लेके उसे सॉल्व करना स्टार्ट करें, और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।